नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारी क्लास होगी वो गणित पढ़ाई क्लास है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 45 तक डिस्कस किए जाएंगे। और भाई ये तीसरी ही क्लास है, इससे पहले 2 क्लास हुई हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप क्लासेस को सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। और भाई देखो, जो मेरे पढ़ाने का तरीका है वो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एक ऐसा तरीका है कि ये गणित की पैड़ा को भी इतना आसान कर देगा, आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। नहीं तो गणित की जो पैड़ा है, अच्छे अच्छे, ये लगा लो अच्छे अच्छों को पसीना आ जाता है गणित की पैड़ा को सॉल्व करने में। लेकिन मैं आपको आपके लिए इसको इतना आसान कर दूंगा कि आप बिल्कुल चुटकियों में इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं ये कैसे होगा। पहला क्वेश्चन आज का, और 31 क्वेश्चन उन बच्चों के लिए जिनके पास पीडीएफ है, वो अपनी पीडीएफ निकाल लो। और जो थ्योरी मैं आपको बताता हूँ, थ्योरी मुझे क्यों बतानी पड़ती है, क्योंकि थ्योरी तो आती है, लेकिन देखो सीटेट में थ्योरी बहुत कम आती है, ज़्यादा चीज़ें आती हैं प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकली जो चीज़ें मैं यहाँ बताता हूँ, आप उसका ज़्यादा ध्यान रखें कि क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, किस तरह से, किस सोच से सीबीएसई वालों ने पेपर दिया है, उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो मैथ की पैड़ा उसमें क्या होगा, देखो जो 10 नंबर की पैड़ा होगी ना, ये तो आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव से मैं सॉल्व कर दूंगा। अब बाकी बची 5 नंबर की पैड़ा। तो ये जो 5 नंबर की पैड़ा होगी, ये प्रॉपर थ्योरी होगी। ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप समझ जाएंगे तो आपको समझ लो 10 और जमा 5 15/15 आप ला सकते हो। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। 31 क्वेश्चन, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, नेगेटिव। क्वेश्चन को आप इस तरह से पढ़ें, इस तरह से पढ़ने की हैबिट डालो कि आप बस ये देखो कि नेगेटिव या पॉजिटिव, और बस इसके बाद आपको मेरे शब्द मिलने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ से स्टार्ट करेंगे। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। स्कूल के अंदर जो बच्चे को डायरेक्शंस दिए जाते हैं, जो निर्देशन दिए जाते हैं, उनकी भाषा कैसी है, इस बात का उसके हर सब्जेक्ट पे, उसके विकास पर भी असर पड़ेगा। तो भाई गणित पे भी असर पड़ सकता है, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। निष्पादन मतलब रिजल्ट। तो भाई बच्चा जहाँ रह रहा है, जैसी उसकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि है, उसका उसके जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है, और उसकी पढ़ाई पे भी प्रभाव पड़ेगा, और उसी पढ़ाई के अंदर गणित है तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये बात भी ठीक है। अध्यापक के सीखने वाले के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। यानी कि अध्यापक का अपने बच्चे के बारे में, जो जिस बच्चे को वो पढ़ा रहा है, उसके बारे में उसका क्या विचार है, इसका पढ़ाई पर या परिणाम पर बहुत असर पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मान लो देखो कोई टीचर है और वो एक बच्चे से कहता है, उसका नाम मान लो राम है, कि भाई राम, तुम्हारी यार कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तुम तो बहुत अच्छा कर सकते हो, तुम तो 100/100 नंबर भी ला सकते हो बोर्ड में। तो बच्चे को क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये बात भी ठीक है। अब देखो ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, तो क्या रहा गलत। अब ये कैसे गलत है, गलत है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन, यानी कि ये हाई लेवल की बात होने लगी। अब आप मुझे बताओ, जो आपके पास बच्चा है वो 5 से 12 या 13 साल तक का बच्चा, उससे हाई लेवल की बात करोगे, उच्च प्रदर्शन की बात करोगे, उत्कृष्ट प्रदर्शन की बात करोगी, कि प्रतिभा स्वाभाविक होती है। इस उम्र के बच्चे की प्रतिभा के बारे में अभी आप डिसीजन नहीं ले सकते हो, और ये स्वाभाविक नहीं होती। जो भाई जो मैथ वगैरह, ये इस जो और सब्जेक्ट हैं, ये धीरे धीरे करके आती है। ऐसा नहीं कि बाय बर्थ ही बच्चा एकदम से इंटेलिजेंट हो जाएगा, हाँ जी मैं गणित में सब कुछ कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये काम नहीं होगा। प्रॉपर थ्योरी है फर्स्ट इसका आंसर। अगला देखेंगे। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या को पहचानिए। एक भाई क्वेश्चन दे रखा है, मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं, अब आप कह दोगे 8। तो वो 8 नहीं पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये किस तरह का क्वेश्चन है। तुलनात्मक जमा है, तुलनात्मक घटा है, वैकलित जमा है, या वैकलित घटा है। तो देखिए, मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 ज़्यादा हैं। 2 ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, तुलना हो रही है। आंसर कितना आया, 8। कैसे आंसर आया, जमा करके आया, यानी कि ये तुलनात्मक जमा है। सीधा सीधा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, नेगेटिव। अच्छा, ये हिंदू अरबी गणना प्रणाली क्या है, ये वही है जिसको हम अभी गणित में पढ़ते हैं। हिंदू अरबी गणना प्रणाली, जो मैथमेटिक्स अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ये वही है। एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। तो देखो अब यहाँ पे अंक है, मैं बताता हूँ कि अंक जो है नेगेटिव है, लेकिन यहाँ अंक नेगेटिव नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रही है, स्पेशल बात हो रही है, परिभाषा की बात हो रही है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और देखिए ये बात ठीक है, इस वक्त जो हम गणित पढ़ रहे हैं या जो संख्याएं हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जो अंक होते हैं,
एक संख्या में अंक की जो स्थिति होती है, जैसे इकाई के अंक पे है तो उसका अलग मान है, दहाई के अंक पे है तो अलग मान है, यहाँ पे 4 है तो 4 है, यहाँ 4 है तो 40 है, उसकी वैल्यू 10 गुना ज़्यादा है। तो भाई इसका स्थिति जहाँ पर होती है उस अंक की वो जो संख्या होती है उस अंक का मान बताती है, तो ये बात ठीक है। यह योगात्मक प्रकृति का है, जोड़ तो होता ही है इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, तो ये बात गलत है। जिन बच्चों ने गणित पढ़े हैं या उच्च लेवल पर जो लोग पढ़ रहे हैं, बीएससी एमएससी वगैरह हम पढ़ते हैं या इससे पहले वाले भी, वो ये चीज़ को समझते हैं कि जो आधार है मैथमेटिक्स में वो 10 है, 2 नहीं है। तो आंसर इसका यही हो जाएगा, क्योंकि वो नहीं पूछ रहा था और यह गुणात्मक प्रकृति का होता है तो गुणन तो होता ही होता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया को पहचानिए। देखो ये आ गया नेगेटिव पॉजिटिव वाला। वांछनीय यानी कि जिसकी जरूरत है, जिसकी हम इच्छा करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। जब उसने कह दिया होना चाहिए तो समझ लो क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है। चलो ढूंढ लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर ज्यामितीय के सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। सीमित नेगेटिव। भाई देखो जो बच्चा आपके पास आ रहा है ना, बच्चा तो छोटा है लेकिन उसको अवसर असीमित चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जितनी जिज्ञासा है अगर आपने उसको सीमित कर दिया तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा, उसकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए सीमित क्या है, नेगेटिव। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए, उदाहरण दिखाने चाहिए। परिभाषा नेगेटिव, उदाहरण दिखाना या उदाहरण देना दोनों ही नेगेटिव है। देखिए जो हम उदाहरण देते हैं ना बच्चों को, तो हम उस चीज़ का उदाहरण देते हैं जो कक्षा में उपस्थिति नहीं है। अब जब जो चीज़ बच्चे के सामने मूर्त रूप से नहीं है, उसको वो समझने में इतना लायक नहीं होता उस उम्र का बच्चा कि उस चीज़ को वो समझ ले। बच्चा जो मूर्त चीज़ है जो सामने रखी है उसको देख के चीज़ों को समझना ज़्यादा पसंद करता है। तो ये उदाहरण दिखाना या उदाहरण देना नेगेटिव। परिभाषा तो ये बच्चा ना तो पढ़ता है ना समझ सकता है, छोटा बच्चा आपके पास 5 से लेकर 12-13 साल तक का, तो ये बात भी नेगेटिव हो गई। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। अवसर देना, और प्रचुर का मतलब है बहुत सारे, अवसर देना पॉजिटिव होता है, मैंने आपको बताया। समझ पॉजिटिव है। देखो शब्दों का ही खेल है सारा। ऑप्शन में कुछ ऐसे शब्द भी होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, बट डोंट वरी, मैं जो शब्द आपको बता रहा हूँ वो सीधे सीधे समझ में आएंगे। मैं सीधे सीधे शब्द बताता हूँ और मिलेंगे जरूर। अब देखो जैसे ये दिक् स्थान है, अंतर्दर्शी, नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। समझ पॉजिटिव, प्रचुर अवसर पॉजिटिव। प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये बात भी ठीक है। भाई शब्द संग्रह का बच्चा क्या करेगा, अभी उसको शब्दों के संग्रह की जरूरत नहीं है, अभी तो उसको सुनने की जरूरत है, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने की जरूरत है, छूने की जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है। शब्द संग्रह इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात भी ठीक कह रहा है। तो अब देखिए, अब इन दोनों में से समझ लो कौन सा ठीक हो सकता है, ये और ये। हाँ भाई, तो देखिए यहाँ पे हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि प्रचुर अवसर जो मैंने इसमें आपको बताए ये पॉजिटिव हो गए, समझ पॉजिटिव हो गई। इसमें भी ये कुछ हद तक चीज़ ठीक कह रहा है कि भाई शब्द संग्रह मत करवाओ बच्चों को, क्या है, ज्यामितीय चीज़ों को दिखाओ, उससे बच्चा धीरे धीरे अपने आप सीख जाएगा। ऊपर तो मैंने आपको बता दिया सीमित नेगेटिव है, परिभाषा नेगेटिव, उदाहरण दिया नेगेटिव। अब अगर हम इन दो में कन्फ्यूज हैं तो हम देख लेंगे कि बच्चा ज़्यादा कहाँ सीख रहा है, उसका ज़्यादा विस्तार कहाँ हो रहा है, या मेरे पॉजिटिव वर्ड्स कहाँ है, या बच्चा कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा है। तो देखिए जो ये तीसरा है, इसके अंदर आपको प्रचुर मात्रा में अवसर दिए जा रहे हैं और समझ, ये दोनों वर्ड पॉजिटिव, इसलिए आंसर यही होगा, और वो पॉजिटिव ही पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। तो जो पॉजिटिव होगा वही होगा। गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। परिभाषा मैंने बताया कहीं पे भी आए, 90 नंबर में फर्स्ट पेपर में जो आपका CDP का पोर्शन होता है, परिभाषा कहीं पे भी आए नेगेटिव कर देना। गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, तर्क पॉजिटिव। परिकल्पना यानी कि गणना करना में निपुणता की क्षमता, देखो निपुणता ये नेगेटिव वर्ड है। क्यों नेगेटिव है, वही बात दोबारा आ गई कि 5 से लेके 12 या 13 साल का बच्चा है, क्या ये निपुण हो सकता है, और अगर निपुण हो रहा है, कोई ऐसा ऑप्शन है जो उसको निपुण करने की कोशिश कर रहा है, निपुणता उसमें दिखा रहा है, तो वो कैसा होगा, नेगेटिव। विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, सूत्र नेगेटिव। स्मरण याद करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, प्रत्यय स्मरण करना, सुनाना, दोहराना, नकल करना, ये सब नेगेटिव होते हैं, इनको लिखते जाना। तो भाई देखो नेगेटिव 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 पॉजिटिव आंसर। तो ये कलाकारी है पॉजिटिव और नेगेटिव की, आपको बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर आंसर बता देगा। ये देखिए, परिभाषा निपुणता स्मरण नेगेटिव, तर्क पॉजिटिव, ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ शिक्षार्थियों ने 34 के स्थान पर
43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों की इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे। अब देखिए, पॉजिटिव चीज़ कुछ करनी पड़ेगी हमें इसके लिए, तभी बच्चा समझेगा। अब समस्या यहाँ पे क्या आ रही है कि टीचर ने क्या कहा कि 4 इकाई 3 दहाई। लिखना तो 34 था, लेकिन बच्चों ने लिख क्या दिया 43। तो ये गड़बड़ हो गई। तो भाई ये गड़बड़ जो है हमारी स्थानीय मान की गड़बड़ है। बच्चों को नहीं पता है कि इकाई किधर रखते हैं और दहाई कहाँ रखते हैं, ये समस्या है उसमें। ये थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया, बाकी हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं। हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। हमेशा नेगेटिव, भ्रम नेगेटिव। तो इसको जो मैं नेगेटिव बोल दूँ वो नेगेटिव ही रहेगा, आप बिल्कुल उस पर डाउट ना करें। स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देगी। अभ्यास नेगेटिव। देखिए, अभ्यास एक ही कंडीशन में पॉजिटिव होता है। कब पॉजिटिव होगा? अगर खेल से संबंधित प्रश्न आ जाए तो अभ्यास पॉजिटिव हो जाता है, अदरवाइज नेगेटिव रहेगा। विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। इसको थोड़ा होल्ड करते हैं। उन्हें बताएंगे कि यह गलत है, फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखना। क्या ये भी तो अभ्यास ही है? तो जब ये अभ्यास है तो इसको भी नेगेटिव कर दो। तो देखो भाई, हमेशा नेगेटिव, भ्रम नेगेटिव, पहला नेगेटिव, अभ्यास दूसरा नेगेटिव, तीसरा ये भी अभ्यास नेगेटिव। तो आंसर तो यही है। अब इसमें हो सकता है आपको कोई पॉजिटिव वर्ड ना मिल रहा हो, लेकिन आप घबराना नहीं। अगर आपको ये कन्फर्म हो गया कि 3 जो ऑप्शन है उसमें नेगेटिव वर्ड मिल गए हैं सर के बताए हुए, तो आप चौथे को आंसर कराना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं समझा देता हूँ। देखिए, गिनतारा क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा अबेकस जिसको बोलते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ। देखिए, ये होता है गिनतारा। तो प्राइमरी में क्या है, ये सिर्फ इतना यूज करते हैं हम लोग, ये ऊपर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अदरवाइज जो जिस तरह का ये गिनतारा है, अबेकस है, ये गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन प्राइमरी में क्या हम ये वाला प्रयोग कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ लिख दिया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ऐसे आगे लिखते जाते हैं। और फिर इसमें बच्चे ये जो मन के हैं ये डाल के उनको देख लेते हैं। जब हमने कहा भी 4 इकाई तो बच्चा इसमें 4 मन के डाल देगा। हमने कहा 3 दहाई तो बच्चा इसमें 3 मन के डाल देगा। फिर देखा कितना बना, 34 बना या 43, जो जैसा भी बनेगा। तो ये बच्चे को जो स्थानीय मान होता है हमारा, उसको समझने में बहुत मदद करता है गिनतारा। और गिनतारा पॉजिटिव वर्ड है, बट किसके लिए? स्थानीय मान के लिए। देखिए, मैथमेटिक्स में क्या होगा कि कुछ जो शब्द होंगे, कुछ जो टीचिंग वर्ड होंगे, वो स्पेशल एक सब्जेक्ट के लिए पॉजिटिव होंगे, सबके लिए नहीं होंगे। तो ये गिनतारा हमारा यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। और इसको आंसर कर दो। यहाँ गिनतारा पॉजिटिव नहीं है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव है? स्थानीय मान। स्थानीय मान पॉजिटिव होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ये इसका आंसर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? नेगेटिव पूछ रहा है। देखिए, ये जो प्रतिचित्रण होता है ना, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि प्राइमरी लेवल का टॉपिक नहीं है। प्रतिचित्रण जो होता है, या जो फलन जिसको फंक्शन बोलते हैं, ये 11वीं 12वीं क्लास में आता है। तो ये जो है प्राइमरी लेवल का तो नहीं है। बाकी हम पढ़ते हैं क्या पूछना चाह रहा है। प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, चिंतन पॉजिटिव। तो ये बात सही है। प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। विवेचना अगर बच्चा करने लगे, उसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, तो ये भी पॉजिटिव। प्रतिचित्रण गणित का पाठ्यक्रम नहीं है, है बिल्कुल है, लेकिन प्राइमरी में नहीं है, बस ये बात ठीक। लेकिन ये बात, ये गणित का ही एक भाग है, तो वो नहीं पूछ रहा तो भाई आंसर तो यही हो गया। बाकी अगला भी देख लेते हैं। प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन किया जा सकता है। समाकलन, ये भी पॉजिटिव वर्ड। देखो, एक तो ये था कि प्रतिचित्रण आपको आना चाहिए कि होता क्या है, इसकी थ्योरी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। चिंतन पॉजिटिव, प्रोत्साहित करना पॉजिटिव, समाकलन पॉजिटिव। अब जब ये 3 पॉजिटिव हो गए तो यही आंसर बचा जो बच गया। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव से था, बाकी मैंने आपको समझा दिया। आगे चलते हैं। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं? देखिए, पैटर्न बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। पैटर्न किस तरह के होते हैं? जैसे पत्ते बने होते हैं, उनके पैटर्न कर देते हैं, या 2, 4, इसके बाद 5, इसके बाद क्या आएगा, पैटर्न को आगे बढ़ाओ, इस तरह का पढ़ाया जाता है। तो ये बात ठीक है। सममिति, सिमेट्री, ये भी बच्चे प्राइमरी में पढ़ते हैं। चौपड़, चौपड़ आपने देखा होगा, ये वही चौपड़ है जो कौरव और पांडवों ने खेला था, ये चौपड़ होता है। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चा ये सीखता है। जैसे मान लो एक बच्चे ने डाला, गोटी फेंकी, उसके आए 4, तो उसने 1, 2, 3, 4 चला। दूसरे के आ गए 5, तो उसने क्या चला, यहीं से चला, 1, 2, 3, 4, 5। तो वो ये समझ रहा है कि मेरा जो 4 है इसके 5 से छोटा है, या कितना, मतलब ये संख्याओं में तुलना करना बताता है कि भाई 4 की वैल्यू कम है, 5 की वैल्यू ज़्यादा है। तो ये चौपड़ में सीखी जाती है। ये प्राइमरी में हम खूब करवाते हैं, स्कूलों में ये टीचिंग एड होता है। तो फिर क्या नहीं होता है? कोण नहीं होता है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं। किस चीज़ में मदद करेंगे? भी पॉजिटिव चीज़ों में मदद करेंगे।
चलिए देखते हैं। गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, देखो इसने खुद ही कह दिया सकारात्मक, तो इसको तो पॉजिटिव ही कर दो। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, प्रतिदिन दैनिक कहीं भी आए पॉजिटिव करना। गणित को आनंददायक बनाना, देखो अगर सिर्फ आनंद की बात हो रही है तो ये लगभग पॉजिटिव होता है और लगभग नेगेटिव, 50-50 का मामला होता है। लेकिन अगर इसके साथ जुड़ जाए लर्निंग तो ये 100% पॉजिटिव हो जाता है। अभी ना ये नेगेटिव ना पॉजिटिव है, ये होल्ड पर रहेगा। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में, अगर बच्चा समस्या समाधान करने लगा है, चीज़ों का विश्लेषण करने लगा है, सोचने लगा है कि अगर ये मेरे सामने प्रॉब्लम होगी कैसे सॉल्व होगी, तो पॉजिटिव होता है। तो देखो भाई ABD ये तो पूरी तरह पॉजिटिव है। देख लो कोई ABD वाला आंसर है, ABD। अब ये C इसमें घुसा हुआ है जबरदस्ती, तो कोई बात नहीं, घुसा रहने दो, आनंद तो आता ही है पहेलियों में, आंसर कर दो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक दिए हुए आयत और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। देखो भाई होता क्या है कि जो आयत है वो तो सीधा सीधा होता है, और अगर समांतर चतुर्भुज की बात करें तो ये थोड़ा तिरछा हो जाता है, ऐसे हो सकता है ये। अब ये ऐसे होने की वजह से थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो बच्चा क्या कह रहा है जी इसका ज़्यादा है, जबकि हैं ये दोनों बराबर। इसको समझाना है, कैसे समझाओगे? कागज़ मोड़ने के प्रयोग से। अब आप ये देखना कि पहली क्लास का या तीसरी या चौथी क्लास का बच्चा क्या इस प्रयोग से आयत को और समांतर चतुर्भुज को समझ सकता है? पैमाना यानी कि परफेक्ट चीज़ आप बता रहे हो बिल्कुल नाप के ऐसे ऐसे, और मैंने बताया कि आप परफेक्टिज्म से दूर रहें प्राइमरी में, ये आपको आंसर की तरफ नहीं ले जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। जियो बोर्ड, अब जियो बोर्ड में बता देता हूँ क्या होता है भाई। देखो जियो बोर्ड, चलो दिखाई देता हूँ। जियो बोर्ड देखो इस तरह का होता है कि एक लकड़ी का फट्टा होता है और इसमें ये कीलें गढ़ी हुई होती हैं। इसका प्रयोग किस लिए होता है? ये आकृतियों को बनाने में मदद करता है। जैसे मान लो ये उसने आकृति देखो बना के दिखा दी, या आप इसको एक प्लास्टिक ले लीजिए, रबड़ ले लीजिए, उसको यहाँ से और यहाँ से ऐसे फंसा दो तो एक आकृति ये बन गई। तो इस तरह से आकृतियों को बनाने में, दिखाने में, उसकी शेप को समझाने में जियो बोर्ड का प्रयोग होता है। लेकिन हमारी समस्या क्या है? हमारी समस्या तो ये है कि वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है कि समांतर चतुर्भुज और जो आयत है उसका क्षेत्रफल समान है, लेकिन फिर बच्चा कह रहा है समांतर चतुर्भुज ज़्यादा है। तो इसको कैसे समझाएंगे? इसको हम समझाएंगे ग्राफ पर। और भाई ये ग्राफ जो है ये पॉजिटिव होता है, ये दो चीज़ों में पॉजिटिव होता है समझ लो। एक तो क्षेत्रफल में, अगर क्षेत्रफल के लिए क्वेश्चन आया हुआ है और ग्राफ की बात की गई है तो पॉजिटिव होगा, और दूसरा होता है आपका योग में, अगर योग की बात की गई है। तो देखो इसमें कैसे समझाएगा बच्चों को? जैसे ग्राफ आपने देखा होगा, ग्राफ इस तरह का होता है, उसमें ग्राफ बना देगा टीचर, और फिर उसको ये समझाएगा कि भाई यहाँ ये एक आयत बना दिया, इसने इतनी जगह घेरी, इसको थोड़ा तिरछा कर दिया तो इधर से कट लगेगा, इधर से कट लगेगा, लेकिन जगह बराबर घेर रहा है तो इसका मतलब बराबर क्षेत्रफल है। तो इस तरह से टीचर उसको समझा सकता है। बाकी जो ग्राफ पेपर है वो क्षेत्रफल और योग का अगर क्वेश्चन है तो आंसर यही होगा, ये पॉजिटिव वर्ड है। भैया मैथमेटिक्स में क्या है कि थोड़ा सा आपको चीज़ों को ना बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो नेगेटिव देखेंगे। चलिए यहाँ से चलते हैं। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, तर्क पॉजिटिव, पॉजिटिव चीज को प्रोत्साहित कर रहे हो तो ये भी पॉजिटिव। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, मैंने कहा अगर बच्चा समस्या समाधान करने लगा है, इसको चीज को समझने लगा है, इसका विश्लेषण करने लगा है तो पॉजिटिव। गणित को उसकी यानी कि बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, अनुभव पॉजिटिव। अब देखो कितना आसान है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आंसर तो यही होगा क्योंकि नेगेटिव पूछ रहा है। बाकी ये क्यों नेगेटिव ये भी देख लो। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, उच्चतर का मतलब कहीं पे भी आ जाए उच्च कक्षा, उच्चतर पढ़ाई, उच्च व्यवसाय, तो उसको नेगेटिव करना। क्यों? क्योंकि जो आपके पास बच्चा है ना उसको इस बात से कोई मतलब नहीं कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला, इसलिए आपको भी मतलब नहीं होना चाहिए। आपके पास बच्चा जितने देर रहता है, जितने साल आपके पास बच्चा स्कूल में रहता है, आप उसको वहाँ सिखाइए जो क्या क्या चीज़ें वो सीख सकता है, ये ज़रूरी है। आगे जाके क्या होगा वो आगे वाले टीचर्स देखेंगे, आप उसके बारे में ना सोचें, इसलिए ये नेगेटिव और वो नेगेटिव ही पूछ रहा था। अगला देखेंगे। त्योहार के समय कक्षा 5 में प्रतिशत प्रकरण के समय सेल पर कक्षाई चर्चा शुरू हुई। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा क्या करेगी? पॉजिटिव चीज़ करेगी भाई, क्योंकि कक्षा में या विद्यालय में जो भी काम होते हैं वो पॉजिटिव चीज़ के लिए होते हैं। अपने वाद विवाद संबंधी कौशलों को बढ़ाने में विद्यार्थी की सहायता करेगा। देखो सहायता वर्ड या मदद वर्ड पॉजिटिव होता है, अगर विद्यार्थी की हो रही है तो ये देखो पॉजिटिव हो सकता है। कक्षा में गर्मा गर्म बारी बहस आरंभ करती है और कक्षा का माहौल खराब करती है, बहस नेगेटिव वर्ड है। बहस नहीं करवानी बच्चों को, लड़वाना नहीं आपस में।
एक दूसरे के विचारों को सुनने में विद्यार्थियों की सहायता करती है और अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। चौथा देखो कि उपेक्षा की जानी चाहिए क्योंकि यह कक्षा के शोर के स्तर को बढ़ाती है और दूसरों को परेशान करती है। अब देखिए बहस नेगेटिव, इसको हटा दिया। उपेक्षा या अपेक्षा दोनों चीज नेगेटिव है। भाई उपेक्षा क्यों कर रहे हो? मान लो इस तरह की चर्चा करने से अगर बच्चे को सीखते हो तो उसको करवाओ। तो ये तो दोनों बिल्कुल हट गए। अब दो बच्चे, एक ये और एक ये, क्योंकि इसमें भी पॉजिटिव वर्ड आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें 3 पॉजिटिव वर्ड हैं, इसमें एक है, तो आंसर तो यही होगा। बाकी आप समझ भी लो, देखो एक दूसरे से सीखना ये भी पॉजिटिव होता है। तो जब आप 2 में 3 में या 4 में फंस जाओ तो आपको क्या करना है, आपको विस्तार देखना है कि बच्चा ज़्यादा कहाँ सीख रहा है, ज़्यादा कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा है, मेरे पॉजिटिव वर्ड्स कहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, और वो सब कुछ तीसरे में है, इसलिए आंसर भी यही है। बिना किसी डाउट के आंसर कराना। आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित रूपात्मक कार्य क्या है? तो भाई रूपात्मक कार्य देख लेते हैं। वर्ग पहेली। अब देखो आंकड़ों का विश्लेषण करना है। आंकड़े हम कहाँ से इकट्ठे करते हैं? जब सर्वेक्षण कोई करते हैं। सर्वेक्षण पॉजिटिव होता है, परियोजना ये भी पॉजिटिव होता है, प्रश्नोत्तरी नेगेटिव, वर्ग पहेली नेगेटिव, ध्यान रखना है ये नेगेटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, भूमिका प्ले ये भी पॉजिटिव। ये भूमिका प्ले या रोल प्ले तो इतना पॉजिटिव है कि मान लो 99.9% यही आंसर होना चाहिए। बट समस्या यहाँ क्या है? समस्या ये है कि क्वेश्चन देख लो एक बार, आंकड़ों का विश्लेषण करना है तो इसके लिए सर्वेक्षण की जो परियोजना ये ज़्यादा प्रभावशाली होगी, क्योंकि यहाँ पे आप क्या रोल प्ले करवाओगे? नहीं करवा सकते भाई। एक ही क्वेश्चन के ऑप्शन में 2-2 3-3 पॉजिटिव आते हैं। बट आप जब फंस जाओ तो मैंने बताया कि आप पहले विस्तार देखो, मेरे पॉजिटिव नेगेटिव ये सब देखो, और तब भी आपको दिक्कत हो रही है तो एक बार क्वेश्चन जरूर देख लो, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से ही आंसर करना होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे का विश्वास था कि सामाजिक अनुदेशन से सीखना होता है, यानी कि समाज से बच्चा सीखता है, और गणित का एक शिक्षक पियाजे के सिद्धांत में विश्वास करता है, तो वो क्या करेगा? वही करेगा सामाजिकता वाली बात, पॉजिटिव चीज ढूंढो। विभेदित अनुदेशन का प्रयोग करेगा, यानी कि अलग अलग तरह का गाइडेंस देगा, बच्चों को ज्ञान देगा। और मैंने बताया ज्ञान देना या अनुदेशन वगैरह देना, डायरेक्शंस देना, ये कुछ हद तक नेगेटिव होता है, तो इसको हम थोड़ा सा होल्ड पर रखेंगे। चौक एंड टॉक पद्धति नेगेटिव। चौक टॉक का मतलब होता है चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिख दो, टॉक यानी बस बात करके बता दो, भाषण दे के निकल लो, तो ये जो है नेगेटिव होता है। इससे मेरा जो बच्चा है, मेरे पास जो 10 या 12-13 साल का मेरा बच्चा है, वो कुछ ज़्यादा सीखेगा नहीं। कक्षा में बहुत सारे हस्त परिचालकों का प्रयोगशाला गतिविधियों का प्रयोग करना। हस्त परिचालक पॉजिटिव होते हैं, ध्यान रहे। सामूहिक परियोजना पॉजिटिव है। सामूहिक परिचर्चा या चर्चा ये भी पॉजिटिव है। अब देखो ये दो तो बिल्कुल नेगेटिव, ये तो होल्ड पे ही है, और होल्ड वाला ज़्यादातर होल्ड पे ही रहेगा। ये बिल्कुल नेगेटिव, ये दो पॉजिटिव हैं। आप देख लो भाई, हस्त परिचालक का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, लेकिन वो बात किसकी कर रहा है? समाज की। और जब वो समाज की बात कर रहा है, इसका मतलब वो सामूहिक परियोजना की। समाज कहाँ से बनेगा? समूह से ही तो बनेगा। परिचर्चा किसके बीच करोगे आप? समाज में जब 2 4 6 10 20 आदमी मिलेंगे, उनसे ही तो परिचर्चा करोगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर विल बी 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उमा सम और विषम संख्याओं की संकल्पना को समझ नहीं पा रही है। उसकी संकल्पना को सुधारने के लिए शिक्षिका ने विभिन्न रंग वाले 20 कंकड़ लिए और उससे उनके जोड़े बनाने के लिए कहा। साथ ही 1 से 20 तक संख्याओं को छांटने के लिए कहा, जिन कंकड़ों के जोड़े बन पाए और जिनके जोड़े नहीं बन पाए। यानी कि वो बहुत इंडिविजुअली काम करवाने की कोशिश। उमा कैसी विद्यार्थी है? टीचर उस उमा से ये सब काम करवा रही है। श्रव्य यानी कि उसको सुनने में दिक्कत है। को व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है। आवश्यकता अगर बच्चे की है तो पॉजिटिव है। चाक्षुष विद्यार्थी है, उनको देखने में कुछ दिक्कत है। कायिक गतिविधि यानी कि जो उसका मोटर डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ है। तो देखिए अब इसमें सिर्फ एक ही वर्ड मिल रहा है पॉजिटिव, क्या? आवश्यकता। तो आप आराम से उसको आंसर कर देना, घबराना मत, डरना मत। और ऊपर से ये देखो कि व्यक्तिगत ध्यान की जरूरत है, क्योंकि बच्चा सीख नहीं पा रहा, और टीचर जब उसको व्यक्तिगत ध्यान देगा, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बच्चे के लिए यही सबसे बेस्ट है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, इसलिए आप आंसर इसी को करेंगे। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप क्लास पसंद आई होगी। जैसी भी आपको लगी अच्छी बुरी कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भाई बेल को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, क्योंकि मेरी सारी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और बाकी मित्रों, आप कोई भी समस्या है, आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, या कोई गाइडेंस चाहिए, XYZ कुछ भी सीटेट से रिलेटेड अगर आपको ज़रूरत है, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप इस पर मुझे व्हाट्सअप करें। बाकी मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।